तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में आई मूवी राजी को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 जो कि सही ही है। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा लंबा बन गया है क्योंकि मूवी के कुछ सीन भले ही छोटे हैं लेकिन उन्हें बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो मूवी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसीलिए आज मैं फॉलो या सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा और सीधा मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो मूवी की शुरुआत में हम INS विराट शिप को देखते हैं जिस पर हमारे देश की हर सेना के जवान मौजूद होते हैं और वहीं पर इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी उन सभी को ये बता रहे होते हैं कि 1971 में जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई थी उसमें हमारे देश की सेना ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और उस जंग को जीत लिया था। वो कहते हैं कि इस जंग में सिर्फ सेना का ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का योगदान था, जिसमें से एक 20 साल की लड़की भी थी जिसने इस देश को बचाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी थी। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 1971 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर परवेज सईद बाकी ऑफिसर को ये जानकारी दे रहे होते हैं कि एक मुक्ति नाम का संगठन बन गया है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है और वो इंडिया की मदद करता है, तो इसे हमें जल्द ही खत्म करना होगा। इसके बाद परवेज सईद हिदायत खान नाम के आदमी से मिलता है जो कि परवेज के लिए जासूस का काम करता था और भारत के कश्मीर में रहकर भारत की सारी खुफिया बातें परवेज को बताने का काम करता था। परवेज को मुक्ति फौज के लीडर के बारे में सब कुछ जानना था कि वो भारत को किस तरह की जानकारी दे रहा है, तो ये काम हिदायत को करने को कह देता है। हिदायत काम करने के लिए मान जाता है लेकिन फिर कहता है कि मुझे लंग्स में ट्यूमर हो गया है क्योंकि शायद मैंने जिंदगी के कष्ट कुछ ज्यादा ही ले लिए। परवेज ये बात सुनकर काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानता था, तो वो कहता है कि मुझसे अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। अब हिदायत खान अपने घर वापस आ जाते हैं और तब हम इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ के एजेंट खालिद मीर को देखते हैं और तब हमें यहाँ पता चलता है कि असलियत में हिदायत खान पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए जासूसी का काम करते हैं। वो परवेज सईद को उतनी ही खबर बताते थे जितनी रॉ चाहता था और ऐसे ही उन्होंने ब्रिगेडियर परवेज का भरोसा जीत लिया था, तो उन्हें वहाँ की जानकारी लेने में काफी आसानी होती थी। लेकिन अब उनके लंग्स में ट्यूमर हो गया था, पर उस वक्त उन्हें ये यकीन था कि पाकिस्तान कुछ न कुछ बहुत गलत करने वाला है क्योंकि उस टाइम जंग की ही बात चल रही थी, तो पाकिस्तान के प्लान को जानना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए वो अपनी बेटी सहमत को एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे होते हैं। एजेंट खालिद ऐसा करने को मना कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी अभी कॉलेज की ही पढ़ाई कर रही होती है और उसे जासूसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हिदायत इस बात पर अड़े होते हैं कि मेरी बेटी ये काम कर लेगी और वो करके दिखाएगी जो मैं नहीं कर पाया और ऐसा करने के लिए आपको ही उसे सिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम हिदायत खान की बेटी सहमत खान को देखते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। हम देखते हैं कि सहमत के पैर में कांच का टुकड़ा घुस जाता है और बहुत सारा खून बहने लग जाता है, तो वो अपने दोस्त से कांच निकालने को कहती है क्योंकि उसे खून देखकर बहुत डर लगता था। उसकी दोस्त उसे लेकर डॉक्टर को कॉल करने के लिए फोन उठाती है, तो सहमत को डॉक्टर का नंबर पूरा याद होता है जिसे देखकर वहां बैठा प्यून काफी हैरान हो जाता है। सहमत की दोस्त मुस्कुराते हुए बताती है कि एक बार ये कोई नंबर देख ले या डायल कर ले, उसके बाद वो नंबर ये कभी भूलती ही नहीं। अब थोड़ी ही देर बाद सहमत के पिता का फोन आ जाता है और वो उसे घर आने के लिए कह देते हैं, लेकिन सहमत को ये नहीं बताते कि वापस बुलाने की असली वजह क्या है। घर पहुंचने पर सहमत को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है और कोई तो बात है जो उसके पिता उससे छुपा रहे हैं। सहमत के जिद करने पर उसके पिता बताते हैं कि बंगाल में जंग के हालात बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान कुछ ऐसा करने में लगा है जिससे कि हिंदुस्तान उस जंग में शामिल ना हो पाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है यही पता नहीं चल पा रहा है और ये पता करने के लिए अब मेरे पास वक्त भी नहीं बचा है। हिदायत अपनी बेटी को बता देता है कि उसके लंग्स में ट्यूमर है और अब वो बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। ये बात सुनते ही सहमत काफी ज्यादा टूट जाती है और रोने लग जाती है। पिताजी कहते हैं कि इस वक्त हमें किसी भी आफत के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम ले लो और हिंदुस्तान की आंख और कान बन के पाकिस्तान में रहो। सहमत की माँ भी वहीं बैठे रो रही होती हैं और कहती हैं कि कैसे उसे पाकिस्तान में रहना है, जरा वो भी उसे बता दो। पिताजी बताते हैं कि पाकिस्तान में मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सईद रहते हैं और उनके ही छोटे बेटे इकबाल से तुम्हारे निकाह की बात कर ली है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से हाँ कर दी गई है और अब फैसला हम पर ही है। सहमत इतना सब कुछ सुनने के बाद एकदम सुन्न पड़ जाती है और वो उस वक्त कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि जो फैसला उसे लेना था वो बहुत ही बड़ा था जो कि एकदम से तो नहीं लिया जा सकता था। अब हम देखते हैं कि सहमत के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं कि तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और वापस कॉलेज जाने के लिए कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि शायद जो मैं तुमसे करने के लिए कह
रहा था वो बहुत ही ज्यादा गलत है और मुझे तुमसे ये नहीं कहना चाहिए था। सहमत उनसे पूछती है कि आप मुल्क के लिए अपने आप को खतरे में क्यों डालते हो। पिताजी जवाब देते हैं कि ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया था और मुझे जो सिखाया गया वही कर रहा था, लेकिन तुमसे वही सब कराना सही नहीं लग रहा। सहमत कहती है कि अगर आप चाहते हो तो मैं कॉलेज वापस चली जाऊंगी, लेकिन मेरे अब्बू ने भी मुझे वही तालीम दी है कि वतन के आगे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि खुद भी नहीं, और अगर वो गलती है तो फिर देश के हिफाजत के लिए बेटों को फौज में डालना भी गलती है। ये बात सुनकर हिदायत खान काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जो बात सहमत ने कही थी उससे ये तय हो चुका था कि वो ये काम करने के लिए तैयार है। अब एजेंट खालिद मीर सहमत की ट्रेनिंग कराने के लिए उसे अपने साथ ले आते हैं। तभी वो अपने असिस्टेंट निखिल बख्शी को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि अब से ये आपके साथ ही रहेंगे। एजेंट खालिद कहते हैं कि एज ए फील्ड एजेंट आपके आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी और आपके सारे काम उसी रेखा के अंदर ही होंगे और आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्शन नहीं लेंगी। जो जानकारी आपको हासिल होगी उसे आपको आगे पास करते रहना है और आपको अपने आंख और कान हमेशा खुले रखने हैं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा राज खुल चुका है तो समझ लेना कि अब हो चुका है और तुम बस हमें सिग्नल दे देना, हम लोग तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। सहमत कहती है कि आपको यही लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। एजेंट खालिद कहते हैं कि अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मुझसे ये दोबारा पूछना, तब मैं जवाब दूंगा। खालिद बताते हैं कि हम तुम्हें तभी कांटेक्ट करेंगे जब तुम इशारा दोगी और कभी भी डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं हो सकती, वरना पकड़े जा सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मोर्स कोड के जरिए ही आएगी, इसीलिए एक एक अल्फाबेट का एक एक सिंबल तुम्हें मुंह जबानी याद करना होगा। अब एजेंट खालिद सहमत को ससुराल वालों के कोड नेम बताते हैं। पहला तो सहमत के ससुर का, जो कि परवेज सईद होते हैं, तो उनका कोड नेम द ईगल होता है। फिर आते हैं मेजर महबूब सईद, जो कि इकबाल के बड़े भाई होते हैं, तो उनका कोड नेम होता है दी कैट, और वहीं उनकी बीवी मुनीरा का कोड नेम होता है दी माउस। अब सहमत की ट्रेनिंग पूरे जोरों शोरों से शुरू हो जाती है और एजेंट खालिद उसे फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी तैयार कराने लग जाते हैं। बीच बीच में एजेंट खालिद अचानक से सहमत के ऊपर कुछ फेंक दिया करते थे ताकि वो देख सकें कि वो कितनी ज्यादा सतर्क है, लेकिन सहमत हमेशा नाकामयाब ही होती थी। एजेंट खालिद सहमत को एक आदमी और एक औरत की फोटो दिखाते हैं जिनका नाम होता है कबीर मुर्तजा और पल्लवी। खालिद बताते हैं कि इन्हीं से तुम्हें सारी जानकारी शेयर करनी होगी, लेकिन कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती। जो नंबर दिया जाएगा उसको डायल करने के बाद 2 घंटी जाने पर काट देना है, फिर उसके बाद एक सिक्योर लाइन से ही तुम्हें कॉल किया जाएगा। फिर इसके बाद खालिद उसे एक चीज दिखाते हैं जो कि एक किस्म का जहर होता है जिसे राइसन कहते थे। तो वो बताते हैं कि अगर कभी किसी को रास्ते से हटाना होगा तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। इस बात से सहमत थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उसने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि खतरा होने पर उसे किसी को मारना भी पड़ सकता है। एजेंट खालिद उसे एक पेज देते हैं जिसमें कि कई सारे इमरजेंसी नंबर लिखे हुए थे, तो वो उसे याद करने को कहते हैं। सहमत नंबर्स को याद करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थी, तो वो नंबर्स को देखते ही अपने दिमाग में उन्हें छाप लेती है। ये देखकर एजेंट खालिद थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे कोई याद कर सकता है, तो वो उसका टेस्ट लेने लग जाते हैं। सहमत सारे नंबर्स एकदम सही सही बताने लग जाती है, जिस बात से एजेंट खालिद उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए समय बीतता चला जाता है और अब सहमत पहले से काफी ज्यादा बहुत कुछ सीख जाती है और उसे कब कैसे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, वो सब कुछ आ जाता है। अब एक दिन सहमत कहीं जा रही होती है कि तभी एजेंट खालिद पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखते ही हैं कि तभी सहमत तुरंत ही एक्शन लेते हुए उन्हें सीधा जमीन पर पटक देती है। इस बात से एजेंट खालिद नाराज नहीं होते बल्कि खुश होते हैं, क्योंकि अब सहमत पूरी तरह से चौकन्नी होकर हर जगह नजरें रखना सीख गई थी। सहमत अब एजेंट खालिद से फिर से वही सवाल करती है कि क्या आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगी। एजेंट खालिद जवाब देते हैं कि मुझे लगता नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब शादी का दिन आ जाता है और तब पहली बार हम इकबाल सईद को देखते हैं जिसके साथ सहमत की शादी होने वाली थी। सारी रस्में निभाने के बाद आखिरकार सहमत की शादी इकबाल से हो ही जाती है और अब सहमत इकबाल के घर आ जाती है जो कि पाकिस्तान में था। घर में आने पर मुनीरा सहमत को घर में सभी लोगों से मिलवाती है और तब सहमत की मुलाकात होती है अब्दुल से, जो कि उस घर का सबसे पुराना नौकर था और ब्रिगेडियर परवेज सईद का वफादार था। अब हम देखते हैं कि सहमत बेडरूम में बैठी होती है, तभी वहाँ पर इकबाल आता है, लेकिन वो उसके साथ वो कुछ भी करने के इरादे से नहीं आता जो शादी की पहली रात होता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि भले ही हमारी शादी हो गई है लेकिन अभी हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो पहले जान लें तभी कुछ अच्छे से होगा। इसीलिए वो सोफे पर जाकर सो जाता है। अब सहमत धीरे धीरे उस परिवार में घुलने मिलने लग जाती है और सभी का भरोसा जीतने लग जाती है ताकि वो अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके। एक दिन सहमत सबको खुश करने
करने के लिए सबके लिए नाश्ता बना रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर अब्दुल आकर उसे टोक देता है और नाश्ता बनाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि उसके लिए हमारे यहाँ बावर्ची रखे गए हैं। मुनीरा सहमत को बताती है कि अब्दुल इस घर को लेकर कुछ ज्यादा ही पसेसिव है, तो इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, या ये भी हो सकता है कि तुम इंडिया से हो, शायद इसलिए भी। लेकिन अब्दुल भी तो इंडिया से ही है, क्योंकि वो बंटवारे के बाद ही यहाँ पाकिस्तान आया था। सहमत अब सभी पर नजर रखने लग जाती है कि कौन कब कहाँ जाता है और घर में कौन आता है और क्या क्या मीटिंग चलती हैं। हिदायत खान का ब्रिगेडियर परवेज सईद के यहाँ सहमत की शादी करवाने का यही एक मेन रीजन था कि परवेज पाकिस्तानी आर्मी के मेन आदमी थे, तो सभी चीजें पता चल सकती थी। और इकबाल भी पाकिस्तानी ऑफिसर ही था, तो मतलब कुल मिला के घर के सभी मर्द पाकिस्तानी आर्मी में ही थे, तो काफी जानकारी मिल सकती थी, लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा था। इसी बीच हम देखते हैं कि इकबाल और सहमत के बीच धीरे धीरे करीबियां आने लग जाती हैं, क्योंकि सहमत को लेकर इकबाल का नेचर काफी अच्छा था और वो कभी भी उसे अनकंफर्टेबल फील होने नहीं देता था। और शायद इन्हीं सब बातों को देखते हुए सहमत के दिल में इकबाल के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी। हम देखते हैं कि अब्दुल सहमत पर हमेशा नजरें रखे रहता था, क्योंकि शायद उसे सहमत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब सहमत छत पर कपड़े सुखाने के तार की तरह एक तार बांध देती है, ठीक उसी तरह जैसे रेडियो में स्टेशन पकड़वाने के लिए हम एंटीना के जगह तार बांध देते थे ताकि सिग्नल आ जाए। फिर उसी तार का एक पॉइंट बाथरूम में निकाल लेती है, फिर उसी से कोड भेजने वाली मशीन को फिट करके कोड भेजने लग जाती है। सहमत मशीन को अपने मेकअप बॉक्स में छुपाकर लाई थी, तो शायद ही उस पर कोई शक जा पाता। सहमत अपना पहला मैसेज भेजती है कि गाल दर्द कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो सही सलामत है और सब कुछ सही चल रहा है। जासूसी के वक्त कभी भी कोई भी मैसेज डायरेक्टली नहीं बोला जाता, बल्कि हर शब्द घुमा फिराकर या कोड वर्ड का इस्तेमाल करके बोला जाता है, ताकि कोई और अगर समझने की कोशिश भी करे तो वो समझ ना पाए। अब हम देखते हैं कि सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तब सहमत नोटिस करती है कि परवेज सईद काफी परेशान से लग रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण ये था कि सीनियर ऑफिसर जनरल बेग किसी और को मेजर जनरल बना रहे थे, जिस बात से परवेज नाखुश थे। लेकिन परवेज सईद का मेजर जनरल बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि तभी और भी ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सहमत घर से गाड़ी में बैठकर एकदम नॉर्मल बाजार जाती है, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाते ही वो बुर्का पहन लेती है और फिर एक इम्तियाज नाम के रिक्शा वाले के पास जाती है, जो कि रॉ के लिए ही काम करता था। फिर रिक्शा वाला सहमत को सरवर नाम के आदमी के पास ले जाता है, जो मस्जिद के बाहर फूल बेचता था और ये भी रॉ के लिए ही काम करता था। वहाँ पर सहमत फोन पर कबीर मुर्तजा से बात करती है और बताती है कि परवेज का मेजर जनरल बनना मुश्किल लग रहा है, इसीलिए अब कुछ करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सहमत के पिता ने बहुत से तोहफे भेजे होते हैं और उसी में से एक तोहफा परवेज के लिए भी भेजा होता है, जो कि एक शॉल होती है। परवेज जब शॉल को लाइट में देखते हैं तो उसमें कुछ लिखा सा दिखता है, जो कि मुक्ति फौज के कैंप का लोकेशन होता है। इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद जनरल बेग काफी खुश होते हैं और फिर परवेज सईद को ही मेजर जनरल बना देते हैं और यही चीज रॉ चाहती थी। अब एक रात हम देखते हैं कि परवेज सईद अपने ऑफिस के घर में होते हैं, तो वो सहमत को उसकी चाबी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि इसे बंद करके चाबी मुझे दे जाना, और फिर इतना कहने के बाद सोने चले जाते हैं। सहमत को ये बहुत ही अच्छा मौका मिल गया था जासूसी करने का, तो वो आधी रात में ऑफिस के अंदर जाती है और वहाँ पर हर जगह माइक्रोफोन फिट कर देती है ताकि वो वहाँ की सारी बातें सुन सके। फिर इसके बाद वो साबुन में चाबी की डिजाइन बना लेती है ताकि वो उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा सके और फिर चुपचाप जाके चाबी परवेज के पास जाकर रख देती है। फिर अगले दिन सहमत अपना गेटअप चेंज करके सर्वर के पास जाती है और वही साबुन पकड़ा देती है और फिर थोड़ी ही देर बाद उसे नकली चाबी बनकर मिल जाती है। अब यहाँ पर एक खबर पता चलती है कि जनरल बेग फील्ड एक्सरसाइज से वापस आ गए हैं और अब जो मीटिंग परवेज सईद के घर हुआ करती थी वो अब बेग के घर में होगी, तो इन्फॉर्मेशन मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सहमत ने ये यकीन दिला दिया था कि वो कैसे भी करके जानकारी निकाल कर रहेगी, जिसका मतलब ये था कि वो काफी बड़ा खतरा उठाने जा रही थी। तभी सहमत को एक बहुत बुरी खबर मिलती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। सहमत इकबाल के साथ इंडिया आती है क्योंकि पिताजी को अंतिम विदाई देनी थी और इस वक्त सहमत काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पिता उससे बहुत क्लोज थे और वो उनको बहुत मानती थी और प्यार करती थी। सहमत अपने दुख को दबाती है और अपने घर में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकती क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था, इसलिए पाकिस्तान वापस चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इकबाल सहमत के पास आता है और उसे एक पायल गिफ्ट के तौर पर देता है और कहता है कि ये पायल मेरी माँ की है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तुम यहाँ कभी भी खुद को अकेले मत समझना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इकबाल सहमत को पायल पहनाकर वहाँ से जाने लगता है तो सहमत उसे रोक लेती है और कहती है कि
अकेले मुझे नींद नहीं आ रही। इकबाल वहीं पर रुक जाता है और फिर उस माहौल के सन्नाटे में उन दोनों की आंखें एक दूसरे से बातें करने लग जाती हैं। फिर इसके बाद उनके बीच एक ऐसा जुड़ाव सा बन जाता है कि दोनों ही लोग एक दूसरे से चुंबक की तरह खींचते चले जाते हैं। फिर उन दोनों में वो होने लग जाता है जो शादी की पहली रात उनके बीच नहीं हो पाया था। इंसान जब बहुत दुखी होता है और खुद को बहुत अकेला फील करता है, तो अगर उस वक्त वो इंसान उसके पास आए जिसे वो पसंद करता है और उसे ये फील कराए कि वो उसके साथ है, तो फिर सारे दुख बहुत कम से हो जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सहमत मुनीरा के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ और भी कई औरतें बैठी होती हैं। मुनीरा बताती है कि ये सभी आर्मी स्कूल की टीचर्स हैं, तो स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, इसीलिए मैं भी कभी कभी हाथ बटा देती हूँ। इस बात पर सहमत कहती है कि मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बच्चों को गाना सिखाऊंगी। सहमत गाना सिखाने के लिए 15 बच्चों को चुन लेती है, जिसमें कि जनरल बेग का पोता जैन बेग भी शामिल होता है। अब सहमत बच्चों को एक देशभक्ति गाना गाने सिखाने लग जाती है। तभी उसे पता चलता है कि जैन बेग को ज्यादा अच्छे से गाना नहीं आता। जैन बेग को चुनना उसके पूरे प्लान में शामिल था, क्योंकि वो यही चाहती थी कि गाना सिखाने के बहाने जनरल बेग के घर में एंट्री मिल सके, तो वही हो भी जाता है। और फिर सहमत गाना सिखाते सिखाते वहाँ पर सबके आने जाने पर नजर भी रखने लग जाती है। मौका मिलते ही सहमत जनरल बेग के ऑफिस में घुस जाती है और तब वहाँ उसे एक लाल कलर की फाइल मिलती है। उस फाइल को जब वो खोलती है तो उसमें पेपर पर सबमरीन बनी हुई दिखाई पड़ती है और उसमें इंडिया का मैप भी होता है और देखने पर लग रहा होता है जैसे कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। सहमत ने सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया में पहुंचा दी थी, तो एजेंट खालिद नेवी ऑफिसर्स को ये बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान जरूर पानी के रास्ते हम पर हमला करने वाला है, इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए, वरना कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अब रात होने पर अब्दुल इकबाल के पास आता है और कहता है कि बड़े साहब ने कहा है कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि किसी जरूरी मीटिंग पर जाना है। परवेज सहित इकबाल और महबूब सहित सभी मीटिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। सहमत तुरंत एक्टिव होकर ऑफिस में घुस के उस लाल फाइल को ले आती है और जो कुछ भी उसमें लिखा होता है उसे मोर्स कोड में ट्रांसफर करके जानकारी भेजने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और अब्दुल से वही लाल फाइल लाने के लिए कहता है। अब्दुल ऑफिस में फाइल लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती, तो वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है। सहमत अब्दुल के निकल जाने पर फाइल लेकर ऑफिस जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ परवेज आ जाता है, तो सहमत फाइल वहीं टेबल पर रख देती है और तब वो पकड़े जाने से बाल बाल बच जाती है। सहमत जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अब्दुल उसके ही बाथरूम में होता है और उसने मोर्स कोड की मशीन देख ली होती है और अब सब कुछ खुलासा हो जाता है। अब्दुल ये जानकारी देने के लिए घर से भागकर परवेज सईद के पास जाने लगता है, तो सहमत भी उसके पीछे भागती है। सहमत को रास्ते में एक जीप मिल जाती है, तो वो उसी से अब्दुल का पीछा करती है और फिर ना चाहते हुए भी अब्दुल को गाड़ी से कुचल डालती है। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसने शायद ही आज तक ठीक से कोई मच्छर भी मारा था, पर अब उसने एक आदमी को ही कुचल कर मार डाला था, क्योंकि वतन के आगे कुछ भी नहीं। इसके बाद सहमत घर आती है और मुर्तजा को कोड वर्ड में बता देती है कि छत टपक रही थी तो मरम्मत कर दी है। फिर वो मोर्स कोड मशीन को निकाल कर छुपा देती है। सहमत ने जो किया था वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ा था और एक इंसान को मार डालना उसे अंदर से पूरी तरह से झंझोर कर रख देता है और उस रात वो खूब रोती है। हम देखते हैं कि अब्दुल मरता नहीं, लेकिन मरने जैसी हालत में अस्पताल में एडमिट होता है और कैसे भी करके वो इकबाल के बड़े भाई महबूब को बुलाने के लिए कहता है। उधर हम देखते हैं कि जो कोड सहमत ने भेजे थे उसे एजेंट खालिद और निखिल बख्शी क्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि पाकिस्तान पानी के रास्ते हमला करने वाला है और जो हमारा शिपाही एनएस विक्रांत है उसी को ध्वस्त करने के फिरात में है। अब हम देखते हैं कि मेजर महबूब अब्दुल के पास आते हैं और तब अब्दुल उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता। एजेंट खालिद सभी आर्मी ऑफिसर्स को सहमत द्वारा मिली सभी जानकारी दे देते हैं, लेकिन ऑफिसर्स का ये कहना होता है कि उन्हें अपनी तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, तो हो सकता है कि ये खबर उतनी सही ना हो, इसलिए जब तक खबर पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। अब हमें यहाँ पता चलता है कि अब्दुल की मौत हो गई है, लेकिन महबूब एक चीज दिखाता है और बताता है कि ये अब्दुल के हाथ में मिला था। सहमत उस चीज को देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि वो मशीन का ही एक पुर्जा था, तो अगर उसकी तहकीकात हो जाती तो उसका राज खुल सकता था। महबूब को अब्दुल के जाने का बहुत बड़ा झटका लगा था और वो यही पता लगाना चाहता था कि अब्दुल की मौत आखिर हुई कैसे, तो वो पूरे जोश के साथ तहकीकात करने में जुट जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब्दुल को मारने में कुछ तो बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। महबूब का अब्दुल के कातिल को पकड़ने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था, जो कि सहमत के लिए काफी खतरा बनते जा रहा था, इसलिए अब सहमत इस बात से काफी डरने लगी थी। सहमत
सहमत कबीर मुर्तजा को ये खबर देती है तो मुर्तजा कहता है कि अब बिल्ली को गर्म कपड़े की जरूरत नहीं है, उसे अब घर से निकाल दो और कुछ देर बाद बारिश होने वाली है तो एक छाता जरूर ले लेना। मुर्तजा ने कोड वर्ड में ये कहा था कि अब महबूब को रास्ते से हटाना ही सही रहेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तभी वहाँ पर एक छाते वाला छाता बेचने आता है तो सहमत समझ जाती है कि शायद मुर्तजा इसी छाते की बात कर रहा था तो वो एक छाता ले लेती है। सहमत अब घर आती है और अपने सैंडल में छुपाए वो राइसिन नाम का जहर बाहर निकालती है क्योंकि अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। जो छाता उसने लिया था वो कोई मामूली छाता नहीं था बल्कि एक इंजेक्शन की तरह काम करता था तो सहमत उसी में जहर डाल के सेट कर देती है। फिर इसके बाद सहमत के पास जो भी मशीन का सामान था उसे पॉलिथीन में पैक करके अब्दुल के कमरे में रख देती है क्योंकि अब्दुल तो मर चुका था तो अगर कुछ पकड़ा भी जाता तो इल्जाम उस पर ही लगता। इसके बाद सहमत अपना गेटअप चेंज करके वही छाता लेकर एक ऑफिस में जाती है जहां महबूब आने वाला था। महबूब के आते ही सहमत बड़ी चालाकी से जहर को उसके शरीर में इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद महबूब अपना होश खोते हुए सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट सरवर और इम्तियाज को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनकी जासूसी के बारे में उन्हें पता चल चुका था। हम देखते हैं कि सहमत परवेज सईद के ऑफिस में मौजूद होती है और तब वो देखती है कि टेबल पर मुर्तजा और उनकी पत्नी की सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है जिससे कि ये पता चलता है कि उनका खुलासा हो चुका है। सहमत अब एक और आदमी से जाकर मिलती है जिसका नाम सरवर होता है और उनसे एजेंट खालिद से बात कराने को कहती है क्योंकि अब हर कोई पकड़ा ही जा रहा था। आदमी कहता है कि इस वक्त बात हो पाना काफी मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान को हर किसी का पता चल चुका है और लगता है कि अब जंग होकर रहेगी। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट्स द्वारा अब मुर्तजा भी पकड़ लिए जाते हैं। अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे और इंफॉर्मेशन पास करने का तरीका भी बंद हो चुका था तो एजेंट खालिद सहमत को वहां से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। रात होने पर सहमत देखती है कि घर में वही पाकिस्तानी एजेंट्स आ गए हैं और पूरी फोर्स लेकर घर की छानबीन करना शुरू कर दिया है। सहमत ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तब उसके ख्यालों में वो सारी बातें आने लग जाती हैं जो उसने अब तक किया था और उसने जो 2 लोगों का अपने हाथों से कत्ल किया था वो बात उसे सबसे ज्यादा खाए जा रही थी। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि घर में बाशीर अहमद नाम का एक सीनियर ऑफिसर आता है जो कि पाकिस्तानी आर्मी से ही बिलोंग करता था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो सहमत से मिलने आया था और ये जानकारी देने आया था कि अगले 2 घंटे में उसे वहां से निकाला जा रहा है। अब इकबाल सहमत को बताता है कि एजेंट्स को हमारे घर से कुछ सिग्नल्स मिले हैं तो मुनीरा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और कुछ देर बाद तुमसे भी पूछताछ करने के लिए ऑफिसर्स आएंगे तो तुम अपना स्टेटमेंट दे देना। सहमत तुरंत ही एक औरत से मिलती है जो कि काफी पावरफुल थी तो उनसे विनती करके मुनीरा को पुलिस स्टेशन से घर भिजवाने को कह देती है। अब पुलिस को पता चल चुका था कि अब्दुल के हाथ में जो टुकड़ा मिला था वो मोर्स कोड मशीन का ही पुर्जा है, इसीलिए पुलिस अब्दुल के कमरे में तलाशी लेने के लिए आ जाती है। छानबीन करने पर उन्हें वही पॉलीथीन मिल जाती है जो सहमत ने छुपाई थी तो अब सारा शक अब्दुल पर ही चला जाता है। इकबाल वहीं पर ही मौजूद होता है तो ये जानने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो हमेशा यकीन था कि अब्दुल इतना वफादार था कि वो कभी ऐसा काम नहीं करता। ये जानने के बाद इकबाल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और खूब रोता है। अब सहमत घर वापस आ जाती है और इकबाल का पर्स और गन देखकर समझ जाती है कि वो घर पर ही है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पर्स में पायल का एक टुकड़ा पड़ा है। ये टुकड़ा सहमत के ही पायल का था जो इकबाल ने उसे दिया था। इसका मतलब इकबाल को पता चल चुका था कि असली जासूस सहमत है क्योंकि उसे अब्दुल के कमरे में वो पायल का टुकड़ा मिला था जो कि सहमत को उसी ने दिया था। इसीलिए वो इतना ज्यादा रो रहा था क्योंकि जिससे उसने प्यार किया वो एक दूसरे मुल्क की जासूस थी। इकबाल जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि सहमत उसके ऊपर उसकी ही गन ताने खड़ी होती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि इकबाल उसकी सच्चाई जान चुका है। उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे पर अब सच्चाई खुलने के बाद वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर सामने आ चुके थे। इकबाल रोते हुए उससे पूछता है कि हमारे बीच जो कुछ भी था उसमें कुछ भी सच था या नहीं। सहमत रोते हुए जवाब देती है कि मैं अगर कुछ बोलूं भी तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि हिंदुस्तान से जरूरी कुछ भी नहीं। इकबाल कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है लेकिन वतन से ज्यादा जरूरी प्यार भी नहीं, और इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस औरत का बच्चा आ जाता है जिसे मिलने के लिए सहमत गई थी। सहमत बच्चे को ढाल बनाने के लिए लाई थी और वैसा ही करके वो बुर्का पहनकर वहाँ से चली जाती है। इकबाल जाकर अपने पिता को ये खबर देता है और तब पूरी पाकिस्तानी पुलिस फोर्स सहमत को पकड़ने निकल जाती है। हम देखते हैं कि एजेंट खालिद बाकी एजेंट्स के साथ अपना हुलिया बदलकर पाकिस्तान में एक जगह पर खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें ही सहमत को
रेस्क्यू करके इंडिया वापस ले जाना था। सहमत वहाँ पर आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इकबाल भी वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। सहमत अब पकड़ी गई थी तो एजेंट खालिद उसे ही मारने का ऑर्डर दे देते हैं ताकि वो किसी को कुछ भी ना बता पाए। एक एजेंट वहाँ पर ग्रेनेड फेंक देता है और तब सहमत और इकबाल दोनों ही उसी ब्लास्ट में मारे जाते हैं। एजेंट खालिद ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा था क्योंकि सहमत को वहाँ से निकाल पाना मुश्किल था और उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता था, इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था, जिस बात का उन्हें काफी दुख होता है। हम देखते हैं कि एजेंट खालिद वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खटकने की आवाज आती है। एजेंट खालिद जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने सहमत खड़ी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सहमत पहले सर्वर की दुकान में गई थी और वहाँ सहमत की जगह एक औरत ने ले ली थी और सहमत कपड़े बदलकर दूसरे रास्ते से निकल गई थी। इसका मतलब ये कि ब्लास्ट में वो औरत मारी गई थी और सहमत वहीं दूर खड़े इस हादसे को देख रही थी जिसमें कि उसका पति इकबाल भी मारा गया था। सहमत रोते हुए कहती है कि इकबाल को मारना तो प्लान में नहीं था, तो फिर उसे क्यों मारा, और आपने तो मुझे भी मारने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन मेरी जगह वो औरत मर गई। खालिद कहता है कि वो फैसला तुम्हारा था तो अंजाम भी तुम ही सहोगी। सहमत चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी, लेकिन आपने तो मुझे ही मारने का सोच लिया। खालिद कहता है कि जंग में ऐसा ही होता है, कई बेकसूर मारे जाते हैं, लेकिन जंग में सिवाय जंग के और कुछ भी मायने नहीं रखता। सहमत रोते हुए कहती है कि इससे पहले मैं आप लोगों की तरह बन जाऊं, मुझे घर पहुंचा दो क्योंकि मुझे अब बस घर जाना है। सहमत जब इंडिया वापस आती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सहमत बच्चे को गिराने से मना कर देती है और उसे इस दुनिया में लाने का सोच लेती है। अब हम देखते हैं कि भारत देश की आर्मी को यह कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान अपने शिप PNS गाजी से INS विक्रांत पर हमला करने वाला है, तो भारत पहले ही पाकिस्तान के शिप को ढेर कर देता है और तब पाकिस्तान अपने घुटने टेक देता है और भारत ये जंग जीत जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी बता रहे होते हैं कि जीत का जश्न मनाते हुए हम ये भी याद रखते हैं कि हमने क्या क्या हारा है, क्योंकि जंग में नुकसान सिर्फ जान का नहीं होता, कभी कभी कैजुअलिटीज ऑफ वॉर जिंदा भी रह जाती हैं। तभी हमें वहीं पर सहमत खान के बेटे समर सईद को दिखाया जाता है, जो कि अब वो भी फौज में शामिल हो गया था और उसे अपनी माँ की दिलेरी पर बहुत गर्व था। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसकी हमें सही लोकेशन नहीं बताई जाती और हम देखते हैं कि सहमत उसी घर में अकेले बैठे खिड़की के बाहर निहार रही होती है। मूवी के एंड में लिखा आता है कि उन सभी वीरों के नाम जो हमारे देश के इतिहास में गुमनाम हैं, जो सहमत की तरह बेनाम हैं, अनजान हैं, और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी आपने मूवी में देखी वो बिल्कुल सच्ची है और रियल में एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी जान को दांव पर लगाकर भारत में हमला होने से बचाया था और सहमत खान को हम दिल से सलाम करते हैं। राइटर हरिंदर सिक्का ने कॉलिंग सहमत नाम की बुक लिखी थी जो कि सहमत खान की असली कहानी को बताती है और उसी नॉवल पर बेस्ड ये फिल्म डायरेक्टर मेघना गुलजार ने बनाई थी। इस फिल्म को काफी ज्यादा तारीफें मिली और सभी ने इस फिल्म को पसंद भी किया और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद हरिंदर सिक्का ने मेघना गुलजार पर इल्जाम लगाया कि जो बुक में एंडिंग लिखी है उस एंडिंग को फिल्म में बदल दिया गया है और बिल्कुल अलग ही दिखाया गया है। हरिंदर सिक्का का ये कहना था कि मैंने अपनी कहानी में ये बताने की कोशिश करी थी कि कश्मीर के लोग धोखेबाज नहीं होते हैं, बल्कि वो भी भारत देश से प्यार करते हैं। लेकिन फिल्म की एंडिंग में सहमत को काफी डिप्रेस्ड सा दिखाया गया है, जो कि असलियत में था ही नहीं, और ऐसा दिखाया गया है जैसे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत बेरहम है और सहमत को अपने पति के मरने का बहुत दुख हो रहा था। नॉवेल के एंडिंग में ये बताया गया है कि सहमत को अपने देश वापस ले आया गया था और उनको ऐसा कोई भी दुख नहीं था, बल्कि उन्होंने देश के तिरंगे को सलाम किया और फिर बैंड बजाकर नेशनल एंथम भी गाया गया था। ये एक तरह की कंट्रोवर्सी बन गई थी जिसका क्लियरली मुझे कहीं कोई आंसर नहीं मिला कि किसकी बात कितनी सच्ची है, और मैंने नॉवेल भी नहीं पढ़ी है तो मैं पूरी तरह से इस बात को बता भी नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ हरिंदर सिक्का की बात सही हो सकती है क्योंकि वो खुद सहमत खान से मिले थे, तो उन्होंने जो कुछ भी बताया वही उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, तो जो उन्होंने कहा और लिखा उसे ही सच माना जा सकता है। फिलहाल मैंने तो बस अभी ये मूवी ही देखी है, तो उसको देखते हुए अगर मैं लास्ट सीन की बात करूं तो मुझे यही समझ आता है कि एक 20 साल की लड़की जो थोड़ा सा भी खून बहता हुआ देख ले तो डर जाती थी। उस लड़की ने 2 कत्ल कर डाले थे और उसकी वजह से 2 लोग और मारे गए थे, तो शायद इसीलिए उसका ये रिएक्शन आया था, क्योंकि वो तो एक आम लड़की थी जो कॉलेज जाती थी और पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब अचानक से वो एक एजेंट बन चुकी थी। एजेंट्स को बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग
दी जाती है और उनको इतना ज्यादा सिखाया जाता है कि अगर उन्हें अपने देश के लिए जान भी गंवानी पड़े तो वो एक बार भी नहीं सोचते, बस कुर्बान हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से सहमत बिल्कुल अनजान थी कि इस लाइन में ऐसी चीजें करनी होती हैं जो रियल में बहुत ही गलत लगती हैं लेकिन बहुत से मायने में सही होती हैं। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और आपको ऐसा कोई काम दे दिया जाए तो आपका रिएक्शन भी शायद कुछ ऐसा ही होता, लेकिन सहमत ने फिर भी अपने देश के लिए वो सब कुछ किया जो किसी देश प्रेमी को करना चाहिए। यहाँ शायद डायरेक्टर ने अपने हिसाब से ये दिखाने की कोशिश की है कि जंग हमेशा दुख ही लाती है और उससे बस आम इंसान ही मरते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनों को खोने के बाद जिंदगी उसी की याद में गुजार देते हैं। वैसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो असलियत में हुआ था अगर उसे ही फिल्म में दिखाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि काफी लोग मूवीज देखते हैं और अगर किसी रियल पर्सन पे मूवी बनाई जाती है तो सब कुछ रियल ही दिखाना चाहिए और उसमें कुछ भी अपनी तरफ से हेर बदल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आधी से ज्यादा जनता सच्चाई को कभी जान ही नहीं पाती, जो कि बहुत गलत बात है। हरिंदर सिक्का ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मेरी बुक है उसमें 5 पार्ट हैं और फिल्म को बनाने के लिए उनमें से कुछ चीजें ली गई हैं, लेकिन सहमत की जो कहानी है वो उससे कई गुना बड़ी है और उसमें बहुत कुछ है। इसलिए अगर लोग इस फिल्म को देखेंगे तो बस यही समझ के चलिएगा कि आप उनकी लिखी हुई बुक पर से चलकर बस गुजर गए हैं। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि उस दौर में बहुत कुछ चल रहा था, देश में काफी उथल पुथल मच चुकी थी और काफी दंगे भी हुए थे, तो फिल्म में इतना कुछ नहीं दिखाया गया क्योंकि शायद तब फिल्म लंबी बन जाती। 1971 की जंग और उसमें सहमत खान का योगदान होना, अगर इसकी बात करेंगे तो एक अलग वीडियो बन सकती है, इसीलिए मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हमारे भारत देश ने ये कभी नहीं चाहा कि हम दूसरे देश पर हमला करके वहां आतंक फैलाएं या किसी पर जुल्म करें और 1971 में भी ये नहीं चाहा था। एजेंट्स बस इसलिए भेजे गए थे ताकि हम पर होने वाले हमले का पता चल सके और हम उससे बच सकें। हमारे मन में यही भावना रहती है कि हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ जिए और कहीं भी कोई भी खून खराबा ना हो, लेकिन जब सामने वाला ही बदतमीजी पर उतर आता है तो फिर उसका जवाब देना तो लाजमी है। नफरत फैलाने वाले इधर भी हैं और उधर भी, और प्यार से रहने वाले इधर भी हैं और उधर भी, बस यही है कि सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। अब हम एक्टिंग की बात करें तो उसमें नो डाउट कि आलिया भट्ट ने बहुत ही अच्छी तरह से सहमत खान के रोल को निभाया है। उनके चेहरे पर वो पकड़े जाने का डर और किसी चीज के खोने का गम और हर बाकी एक्सप्रेशन फेस पर देखने को मिलते हैं। इस फिल्म के किरदार को अच्छी तरह से निभाने के लिए इन्होंने काफी तारीफें बटोरी थी और भले ही वो नेपोटिज्म के सहारे इंडस्ट्री में आई हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि नेपोटिज्म का मतलब टैलेंटलेस होता हो। बिजनेसमैन का बेटा या बेटी कभी बिजनेस डुबाते भी हैं, कभी ऊपर भी ले जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हाल नेपोटिज्म से आए एक्टर और एक्ट्रेस का है। उन्हें चांस तो मिल जाता है बहुत आसानी से, लेकिन जो अच्छे होते हैं बस वही टिक पाते हैं। बाकी विक्की कौशल की बात करें तो मूवी में जो उनका रोल है उसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं था, क्योंकि पूरी मूवी सहमत खान पर बेस्ड थी, तो जितना भी रोल उनका रहा उन्होंने सही ही निभाया है। वहीं जयदीप अहलावत एक बहुत ही मजे हुए कलाकार माने जाते हैं और उन्होंने अपने एजेंट खालिद मीर के किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। वहीं बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदार को अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। वैसे आपको बता दूं कि सहमत खान असली नाम नहीं है, ये बस उनकी पहचान छुपाने के लिए उनको नाम दिया गया और आज भी हम उनका असली नाम नहीं जानते। ये होते हैं असली स्टार्स जो कितना कुछ कर जाते हैं और इनका नाम भी कहीं नहीं होता और ना तो खुद से वो अपना नाम सामने आने देते हैं, और आज के टाइम में तो किसी की एक फोटो भी खींच दो तो वो उसका क्रेडिट मांगने लग जाता है। अब आप सबको मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मेरी कही हुई कोई भी बात अगर आपको ये फील कराती है कि मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ या मेरा झुकाव किसी की तरफ है, तो इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने बस हर पॉइंट को आपके सामने रखने की कोशिश की है। और अब आप ही बताइए कि इस मूवी की एंडिंग ज्यादा सही लगती है या बुक में जो एंडिंग है वो सही है। अगर आप मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं और जब आप मूवी देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन जब आप असली सहमत खान को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद ये मूवी बहुत छोटी लगने लगेगी। सहमत खान की कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने ये बुक मंगा ही ली, तो अब मैं इसे पढ़कर आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगा कि मूवी और बुक में कितना फर्क था। इस बुक का रिव्यू मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर डालूंगा, तो अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।